अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। यकम मई 2024 के इख्तिताम पे बहुत से इश्यूज़, बहुत सी डेवलपमेंट्स जो अपने इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, मेरे सामने हैं। और यकीन मानिए इन डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान के अखबारात ने, पाकिस्तान की वेबसाइट्स ने, पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फियर ने, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने कैसे इन्हें उठाया, इन्हें कैसे डिस्कस किया और पाकिस्तान के ट्विटर पे जो बचा-कुचा है, उसके ऊपर इस हवाले से किस किस्म के कमेंट्स हुए हैं, सियासतदानों ने इसके बारे में क्या कहा है, पीटीआई ऑफिशियल का चैनल जो है वो इसके हवाले से क्या कुछ कह रहा है, उन तमाम चीज़ों को मैं देख चुका हूँ, मैं इन्हें एब्ज़ॉर्ब कर चुका हूँ। और इस स्टेज पे इससे पहले कि मैं ये इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट्स हैं, इनका मैं आपके सामने ज़िक्र करूँ और इससे नत्थी जो बहुत सा एक एनालिसिस है, वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। मैं बिगर पिक्चर का, ये बिग पिक्चर का एक तसव्वुर आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, हर एक ने तो नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने घरों में किसी न किसी स्टेज के ऊपर ऐसा एक सीसीटीवी सिस्टम रखा होगा, जिसमें जब उसके सामने आप खड़े होते हैं, तो आपको घर के मुख्तलिफ हिस्से या घर के बाहर के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं, नज़र आते हैं। मैंने इस्लामाबाद में एक ऐसा लगाया हुआ था, मैंने यहाँ पर भी एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है, जिसमें आपको सड़क भी नज़र आती है, गैराज नज़र आता है, कोई घर का बैकयार्ड नज़र आता है, गार्डन नज़र आता है, एंट्री पॉइंट्स नज़र आते हैं और वो सब चीज़ें जो हैं, वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। आप में से बहुत से लोग किसी बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भी काम करते होंगे या एंटर करते होंगे, जहाँ पर आप सिक्योरिटी के गार्ड के सामने अगर खड़े हों, तो आपको 30, 40, 50 किस्म की विंडोज़ जो हैं, वो अचानक नज़र आएँगी। और जब आप उसके सामने खड़े होते हैं, तो जहाँ पर इंडिविजुअल विंडो से किसी गैराज या पार्किंग लॉट का आपको पता चलता है, वहाँ पर उस पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिगर पिक्चर भी आपके सामने आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से सहाफ़ी होंगे जिन्होंने जियो न्यूज़ के अंदर, एआरवाई के अंदर, दुनिया में जो पाकिस्तान के 4, 5, 6 बड़े चैनल हैं, जिनके बड़े ऑपरेशनल रूम होते हैं डायरेक्टर न्यूज़ के पास, जो यूएई कराची में या लाहौर के अंदर होते हैं, वहाँ पर आपको जाने का मौका मिला हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ छोटी-छोटी बहुत सी 2 दर्जन, 3 दर्जन किस्म की स्क्रीन्स जो हैं वो लगी होती हैं। अगर आप एक बड़े पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल में काम कर चुके हैं और वहाँ पे आपको कभी खड़े होने का मौका मिला हो, जो डायरेक्टर जो न्यूज़ ऑपरेशन रूम होता है, तो उसमें 1 या 2 फ़ीड्स लाहौर से आ रही होती हैं, 2, 3, 4 फ़ीड्स कराची से आ रही होती हैं, कोई इस्लामाबाद पिंडी से फ़ीड आ रही होती है, कोई पार्लियामेंट के घर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर से फ़ीड आ रही होती है, कोई अगर कोई ड्रामा ढकोसला या लड़ाई झगड़ा कहीं किसी सड़क पे हो रहा है मुल्तान में, भूरेवाला में, उससे एक सैटेलाइट डीएसएनजी वैन से फ़ीड आ रही होती है। 1-2 फ़ीड्स उसमें बाहर से आ रही होती हैं, जो उन्होंने रॉयटर्स से या ब्लूमबर्ग से फ़ीड ली होती है, वो भी आ रही होती है। लेकिन जब आप उस पूरी स्क्रीन के सामने खड़े होते हैं, जो वीडियो वॉल होती है, तो आपको चंद लम्हों में ये पता चल जाता है कि ठीक है, आपको लाहौर का सीन भी आ गया, इस्लामाबाद का भी आ गया, लेकिन साथ ही आपके सामने एक बिगर पिक्चर भी खड़ी हो जाती है। जस्ट इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान में मज़दूरों के मुज़ाहरे हो रहे हैं, किसान के प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, कुछ और हो रहा है, तो आपको एक बिगर पिक्चर नज़र आ जाएगी कि कराची में ये हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, फलाँ जगह पे हो रहा है। इसी तरह से जो दुनिया के बड़ी हुकूमतें और उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास इस किस्म की वीडियो वॉल भी होती है और उनके पास एक ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम भी होता है, जिसके ज़रिए वो दुनिया के पूरे ढांचे को देख सकते हैं। इसी को मैं बिगर पिक्चर कहता हूँ और इसी बिगर पिक्चर के अंदर छोटी-छोटी पिक्चर्स जो हैं, जो दरीचे हैं, वो फिट होते हैं। अब मैं उन छोटी-छोटी पिक्चर्स का, छोटी-छोटी वीडियोज़ का भी आपके सामने ज़िक्र करता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा-सा बिगर पिक्चर आपके सामने मंज़र रखूँगा कि पाकिस्तान की बिगर पिक्चर क्या है और मैं आप सबको चाहूँगा कि आप उसपे कमेंट भी करें और अपने तीन भी सोचें कि इस बिगर पिक्चर को ठीक करने का क्या तरीका जो है, वो हो सकता है। लेकिन मुझे इजाज़त दें कि मैं एक-एक करके छोटी पिक्चर्स आपके सामने रखूँ। एक छोटी पिक्चर वो भी है, जब आप देखते हैं कि आज ही के दिन में नैब को फिर ख़्याल आया है, फिर पता नहीं क्या कचा नैब को ख़्याल आया है, उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान को एक नया कॉल नोटिस इश्यू कर दिया है और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी वो कॉल नोटिस सर्व कर दिया गया है, जिसमें अब नैब ने ये इंटेंशन ज़ाहिर की है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर वो एक और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करना चाहते हैं। इस हवाले से कि तोशा खाने से इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो चीज़ें ली, तोहफ़े गिफ्ट्स हासिल कर लिए थे, उनको उन्होंने इल्लीगली बेचा भी है। अब ये क्या चीज़ है? ऑफ़ कोर्स इसका मतलब ये है कि अब नैब ये चाह रहा है कि मज़ीद यहाँ पे अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो कॉल नोटिस ऐसा है जिसके खिलाफ़ बुशरा बीबी के वकील जो हैं सलमान सफ़दर, खालिद यूसुफ़ और जो एक और साहब हैं उनके जो खालिद साहब हैं, उस्मान हैं, इन सब ने इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मूव कर दिया है और वो कह रहे हैं कि इस पिटीशन कर दी है और उन्होंने कहा कि जब तक इस पिटीशन का फैसला नहीं होता, उतनी देर तक इस कॉल नोटिस को सस्पेंड किया जाए और मेरा ख्याल है ये सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जब ये सस्पेंड भी होगा, तो नैब का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। ज़ाहिर है नैब ने जब ये कॉल नोटिस इश्यू किया है, तो उनकी एक हिकमत अमली है या नैब के पीछे जो ताकत खड़ी है, उसकी हिकमत अमली है और वो हिकमत अमली ये है कि मज़ीद आप टाइम बाय करें, वक़्त बाय करें, चीज़ों को लटकाएँ,
ڈیلیز کریں، عمران خان، بشرا بی بی اور ان کی لیگل ٹیم کو فرسٹریٹ کریں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی چیز ہے، اسے کہتے ہیں ٹیکنگ اے پس۔ اس میں نیب یا نیب کے پیچھے کھڑی طاقت جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کو، عمران خان کو، بشرا بی بی کو، ان کے وکیلوں کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اور آپ سب کو یہ بھی میسج انہوں نے دیا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ وہ جو ہوتا تھا نا، ایک ٹی وی کا ہوتا تھا، ایک ٹوٹکا ہوا کرتا تھا، کر لو جو کرنا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پہ، پورے سسٹم پہ، ذرائع ابلاغ پہ، ریاست کی ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے اور ہم جو چاہیں گے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ جس طرح سے انتظار پنجوتھا صاحب نے کہا ہے کہ یہاں تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ توشہ خانے کا کیس جو ہے وہ بچے دے رہا ہے، تو آف کورس کیس بچے دے رہا ہے، اور بچے جو لوگ دے رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جو چاہیں گے ہم کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بیسکلی میسج یہ ہے کہ عمران خان کو، بشرا بی بی کو اور تحریک انصاف کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہی طاقت ہیں، آپ کو ہمارے سے کمپرومائز کرنا ہے، جو بھی ڈیل بچی کچی ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اسے ایکسیپٹ کریں، آپ کو کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملنے والی۔ یہ اس کا میسج ہے۔ اب اگلی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر آ جائیں۔ ڈیولپمنٹ ایکچولی مجھے شروع میں ہی آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں کرتا چلا جاتا ہوں۔ رؤف حسن صاحب نے ابو ذر سلمان نیازی کے ساتھ بیٹھ کے بہت ہی میننگ فل، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی سبسٹینشیل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کا میں بھی مزید ذکر آپ سے کرتا ہوں۔ لیکن فیصل واڑا صاحب نے ایک خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو، اور ان کا یہ خط جو ہے اسے نمایاں طور پر پبلش کیا گیا ہے پاکستان کے تمام تقریباً انگریزی کے اخبارات میں، اور اس کے حوالے سے بہت ہی بڑی بڑی سٹوریز جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئی ہیں۔ خط بظاہراً بڑا اصولی موقف پہ لگتا ہے دیکھنے میں، اور لگتا ہے کہ بڑی فیئر بات کی ہے فیصل واڑا صاحب نے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تمام پاکستانی میڈیا جانتا ہے کہ فیصل واڑا صاحب کی تمام تر جو امپورٹنس ہے وہ کہاں سے ڈیرائیو ہوتی ہے، اور جو فیصل واڑا صاحب کوئی پوزیشن لیتے ہیں پاکستان جو لے رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے، تو وہ کس کے بہاف پہ لیتے ہیں، وہ کس کی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو فیصل واڑا صاحب نے جو خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار میں، اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے بہت سی ڈیسیجنز ایسے دیے ہیں انٹرپریٹنگ دی آرٹیکل 19A آف دی پاکستانی کانسٹیٹیوشن، تو آپ اسے کہتے ہیں جو خط بابر ستار صاحب کی جب ایلیویشن ہوئی ایز جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، تو بابر ستار صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو جو خط لکھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے، اور چونکہ میرے پاس گرین کارڈ ہے اس لیے میں بغیر ویزا کے امریکہ ٹریول کر سکتا ہوں، وہ خط جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے۔ اچھا، اب یہ کیوں وہ کر رہے ہیں میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ سے یہ میں ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بابر ستار کی ایلیویشن ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو مجھے یاد ہے، مجھے انٹرسٹ تھا کہ پہلے تو مجھے بہت بڑا اعتراض تھا کہ بابر ستار جج کیوں بن رہے ہیں، بیکاز ان کی لیگل پریکٹس بہت اچھی تھی، کالم بھی لکھتے تھے۔ میں نے بابر ستار کو ایک ٹیکسٹ میسج بھی بھیجا تھا کہ آپ کو یہ جج بننے کا خیال کیوں سوچا۔ تو بابر ستار کو میں نے ان کو کہا کہ ایک وکیل میں جو مزہ ہے، جو اس میں اسپیس ہے، وہ جج کے پاس نہیں ہوتی، اسپیس بڑی لمیٹڈ ہو جائے گی۔ تو بابر ستار نے مجھے اس کا لمبا چوڑا جواب دیا، اور اس وقت بھی وہ امریکہ میں تھے جب انہوں نے مجھے جواب دیا، اور مجھے کہا میں آؤں گا تو ہم ملاقات بھی کریں گے۔ وہ ملاقات خیر کبھی نہیں ہوئی، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں امریکہ میں ہوں ابھی کچھ دن کے لیے، میں آؤں گا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں، آئی انڈرسٹینڈ یور آرگومنٹ، یور پوائنٹ آف ویو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جوڈیشل ریفارم کرنا چاہتا ہوں، میں عدلیہ کی پوزیشن، میں بالکل آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے بڑا سخت اعتراض کیا، میں نے مذاق اڑایا، میں نے ٹونٹ کیا کہ تمہیں کیا چٹی پڑی ہے جج بننے کی۔ انہوں نے کہا میں جوڈیشل ریفارم کرنا چاہتا ہوں، میں جوڈیشری کے اندر کی گورننس کو امپروو کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جوڈیشری، مروت صاحب کے ورڈ بورو کرتے ہوئے، مجھے یاد نہیں ہے کہ بابر ستار نے کیا الفاظ استعمال کیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جوڈیشری بڑھ چکی ہے، اس کی بہت کمزور سچویشن ہے، اور میں جوڈیشری کی سچویشن کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا یہ گرین کارڈ وغیرہ کا، انہوں نے مجھے کہا وہ تو میں نے ڈکلیئر کر دیا۔ میں نے کہا گرین کارڈ ہے تمہارے پاس، یہ تو ایشو بن جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے قانون کی، اور میں نے اسے کہتے ہیں وہ انفارم کر دیا۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی میری پرائیویٹ کانورزیشن، میں آپ ثابت نہیں کر سکتا، وہ فون پتہ نہیں میں نے کہاں پھینکا پاکستان میں، لیکن اخبارات میں یہ سب چیز چھپی کہ بابر ستار نے یہ بات بتائی ہے۔ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیٹی تھی اس کو یہ پتہ تھا، اخبارات میں چھپی، میں نے ایک سے زیادہ انگریزی اخبار میں ڈانی پڑھتا تھا، ٹریبیون بھی پڑھتا تھا، دونوں اخباروں میں اگر آپ سٹوریز دیکھیں تو وہاں یہ چھپا ہے کہ بابر ستار کے پاس گرین کارڈ ہے، انہوں نے یہ انفارم کر دیا، ان کی ایسٹ کی ڈیٹیل وغیرہ، یہ سب چیزیں وہاں چھپ چکی ہیں۔ تو اب فیصل واڑا صاحب ایک نون چیز کو جو پاکستان کے اخبارات میں اس وقت چھپی ہے، جس کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے، اسے اس طرح سے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت فیصل واڑا صاحب کے پیچھے جو طاقتیں کھڑی ہیں وہ بڑی فرسٹریٹڈ ہیں، ایک طرف بابر ستار سے اور دوسری طرف اطہر من اللہ سے۔ اطہر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کے خط کے اوپر
सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो बहस हुई, जो पहले 3 अप्रैल को हुई, उसके बाद दोबारा 30 अप्रैल को हुई, 1 दिन पहले, आपने देखा कि अगर वहाँ कोई वॉइस ऑफ कॉन्शियंस थी, अगर जुडिशरी के ज़मीर की कोई आवाज़ थी, अगर वहाँ पे कोई उठा है, किसी ने ललकारा है, किसी ने चैलेंज किया है पूरे सिस्टम को प्रिंसिपली तौर पे, तो वो जस्टिस अतर मिनल्ला है। और जस्टिस अतर मिनल्ला को फिर थोड़ी-सी बैकिंग दी है मंसूर अली शाह साहब ने, लेकिन प्रिंसिपली तौर पे जो वॉइस ऑफ रीज़न है, जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस है, जो ज़मीर की आवाज़ है, वो अतर मिनल्ला की है। अब ज़ाहिर है कि अतर मिनल्ला को भी सबक सिखाना है, और दूसरी तरफ से जो इंटेलिजेंस एजेंसी को रगड़ा लग रहा है ऑडियो वीडियो लीक्स के ऊपर, मुसलसल कई महीनों से, वो कौन लगा रहा है, कौन कह रहा है कि डिप्टी कमिश्नर को जेल में जाना होगा, कौन कह रहा है कि डीपीओ, कौन टारगेट कर रहा है। आप वहाँ पे भी देखें कि बाबर सत्तार की जो इंटेलिजेंट मैनूवरिंग है, वो ये है कि वो निज़ाम दीन के जो छोटे-मोटे फैक्टोटम्स जिन्हें कहते हैं, उर्दू में अलाकार कहते हैं, वो जो फैक्टोटम्स को टारगेट कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मेजर जनरल साहब को बुला लें, ब्रिगेडियर साहब को बुला लें, फलाँ को बुला लें। नहीं, वो बिल्कुल साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज़ेशनल थ्योरी के एतबार से जो टोटे हैं उनके सिस्टम के, उन टोटों को टारगेट कर रहे हैं, ताकि टोटों को ये मैसेज दिया जाए कि आपको कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल में पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को भी टारगेट किया गया, उनको भी डाला हुआ है एक मुसीबत के अंदर। ज़ाहिर है कि जो इदारे हैं, ये जो भी अब इदारे कहते हुए भी अजीब लगता है, बिकॉज़ इदारे तो नहीं है, शख्सी तौर पे कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम को अच्छी तरह से एहसास है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर दम और जान है, तो वो कहाँ है? वो जिस टुकड़े में दम और जान है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहाँ दम है, कहाँ जान है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। और ये ख़त उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा, लिखा होगा उन्होंने, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि बाबर सत्तार ने इन राइटिंग किसी न किसी लेवल पे ये बात क्लियर कर दी हुई थी। अब वो उन्होंने अतहर मिनल्ला को ख़त लिख के की थी या जुडिशल काउंसिल के सामने रखा था। जो ये इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, ये जो सवाल उठाने वाले हैं, इनको ज़ाहिर है इनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। अब ये इस पे प्रेशर बिल्डअप करेंगे, ज़ाहिर है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के थ्रू बिल्डअप करेंगे। अगर ये ख़त आता है सामने, फिर इस ख़त के ऊपर एक बहस होगी। फिर आपने देखा कि जो पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन शेप करने का तरीका ये है कि कई 100 लोग जो हैं, कई कम से कम कई दर्जन लोग जो हैं, वो चौधरी निज़ामुद्दीन के पेरोल के ऊपर हैं। वो मीडिया के अंदर भी हैं, वो ब्लॉगोस्फियर के अंदर भी हैं, वो ट्विटर के ऊपर भी बैठे हुए हैं, वो सियासतदान भी हैं। वो फिर इसके ऊपर एक नया बयानिया बिल्डअप करेंगे। जब आप किसी चीज़ का बयानिया बिल्डअप करते हैं, वो बयानिया सच्चा हो या झूठा हो, आप एक न्यूसेंस पैदा करते हैं। यहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार और अतहर मिनल्ला के लिए एक न्यूसेंस पैदा की जा रही है। उनके ऊपर एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल दबाव पैदा किया जा रहा है, और उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप इस दबाव का मुकाबला कर भी लेंगे, तो फिर जनाब हमारे पास और भी हथकंडे हैं। दिस इज़ प्रिसाइज़ली व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मीडिया की ज़िम्मेदारी है, बार एसोसिएशंस की ज़िम्मेदारी है, वुकला की ज़िम्मेदारी है कि क्या आप इन 2 जज साहिबान के लिए, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ के लिए इस वक़्त खड़े हैं, आइन के लिए खड़े हैं, आप सब के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, क्या आप इनको डिफेंड करेंगे? क्या आप इनके लिए बाहर निकलेंगे? क्या आप अपनी आवाज़ इनके लिए बुलंद करेंगे? मैंने कहा थोड़ा-सा इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको करके दे दूँ। अच्छा, अब इस चीज़ को देखें कि एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफ़िशियल चैनल है, उसके ऊपर इमरान खान की एक स्टेटमेंट को बहुत वाज़ेह तौर पे जगह दी गई है, जहाँ पे इमरान खान ने ये मैसेज भेजा है, या उनकी एक स्टेटमेंट है कि जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे, तो वो दर्जनों लोगों से 1 हफ़्ते में मुलाकात कर सकते थे। उनकी अपनी एक बाकायदा लिस्ट होती थी, वो खुद चूज़ करते थे। और मुझे 6 लोगों से मिलने की इजाज़त दी गई है, उसमें भी इस हफ़्ते आपको पता है कि 1 बंदे को निकाल दिया गया था और सिर्फ़ 5 के साथ इजाज़त है। तो बेसिकली तौर पे इमरान खान ने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन मेरे ज़हन में सवाल पैदा होता है कि इमरान खान ने ये प्रोटेस्ट किसके लिए किया है? मेरे लिए किया है, आप सब के लिए किया है, या पाकिस्तान के निज़ाम के लिए किया है? पाकिस्तान का निज़ाम तो इमरान खान की हद तक बिल्कुल गूँगा-बहरा है। वहाँ तो किसी किस्म की भी कोई सच्चाई के ऊपर मबनी फ़ैसला वहाँ पे करने की सलाहियत जो है, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। और मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें मैं एक एडिशन कर दूँ कि बहुत महीनों पहले जब हम पाकिस्तान में हुआ करते थे, मुद्दतों पहले की बात है, जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे और डॉक्टर शहबाज़ गिल जो हैं, वो उस वक़्त उस्मान बुज़दार के एडवाइज़र थे। तो उस कैपेसिटी में डॉक्टर शहबाज़ गिल जो हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए गए। ये ग़ालिबन पता नहीं उस वक़्त क्या हुआ था, बहरहाल उनसे मुलाकात करने के लिए गए। और उसके बाद मेरी डॉक्टर शहबाज़ गिल से मुलाकात हुई, उसके चंद दिन के बाद। डॉक्टर शहबाज़ गिल ने उस मुलाकात का मंज़रनामा मुझे ये पेश किया। उन्होंने मुझे उस वक़्त ये बताया कि नवाज़ शरीफ साहब एक इंतहाई शाहाना तरीके से जेल में मौजूद हैं, और ऐसा लगता है कि वो पूरे जेल को पोज़ेस करते हैं, उसको ओन करते हैं, जिस तरह से कोई बादशाह होता है। नवाज़ शरीफ साहब उस जेल में
जहाँ गिल की उनसे मुलाकात हुई, वो हरगिज़ एक कैदी की साइकोलॉजी के साथ वहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करते थे। वो उस जेल के मालिक, ओनर के, यानी उनके सामने तमाम पुलिस और तमाम एहलकार जो हैं, वो हाथ बाँध के वहाँ पे खड़े होते थे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये डॉक्टर गिल से आप पूछिएगा, आई एम श्योर कि अगर उन तक ये बात पहुँचे, तो शायद वो थोड़ा आपको बताएँ कि डॉक्टर गिल से नवाज़ शरीफ साहब ने बिल्कुल एक्टिंग लाइक एन एम्परर, उन्होंने पूछा कि भई तुम कौन हो? हदूद अरबा तुम्हारा क्या है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? तो डॉक्टर गिल ने जब उनको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट उर्बाना-शैम्पेन में प्रोफ़ेसर था, बिज़नेस मैनेजमेंट या बिज़नेस पता नहीं कुछ पढ़ाता था। तो नवाज़ शरीफ साहब ने सारा उनका बयानिया सुनने के बाद उनको ये कहा कि तुम्हें इमरान खान वगैरह ने ऐसे ही यहाँ फ़ज़ूल सी जॉब दी हुई है, उस्मान बुज़दार के साथ तुम्हें ज़ाया कर रहे हैं, तुम्हारी कदर इन्होंने नहीं की है। अगर मैं इनकी जगह होता या जब मैं वापस आऊँगा पावर में, तो मैं इसे कहते हैं तुम्हें इसके मुकाबले में बहुत बेहतर जॉब ऑफ़र करूँगा। इन अदर वर्ड्स ये है कि नवाज़ शरीफ साहब उस जेल में बैठे इतने कॉन्फिडेंट थे अपने मुस्तकबिल के हवाले से कि उन्होंने डॉक्टर शहबाज़ गिल, जिसको भेजा गया था नवाज़ शरीफ साहब की ग़ालिबन तीमारदारी करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको उन्होंने एक जॉब ऑफ़र कर दी। और शहबाज़ गिल ने मुझे इसी तरह से बताया था कि यार वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने तो मुझे आगे से जॉब जो है वो ऑफ़र कर दी है। बहरहाल इसको भी अब्ज़ॉर्ब कर लें आप, बाकी आप समझ। रऊफ़ हसन साहब ने खालिद खुर्शीद साहब के साथ बैठ के और अबू ज़र सलमान नियाज़ी के साथ बैठ के एक बड़ी ही मौसर, बहुत इंटेलिजेंट, बड़ी सब्सटैंशियल उन्होंने प्रेस टॉक की जो 48 मिनट की है। अलमिया ये है कि ये पीटीआई ऑफ़िशियल के ऊपर और इमरान खान ऑफ़िशियल जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, वहाँ ये पड़ी है। और जब मैंने इसको कोई 30-40 मिनट पहले देखा, इसको सुना मैंने 48 घंटे को फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके, तो इसे सिर्फ़ 2300 लोगों ने कम से कम, बाहर अंदर डैशबोर्ड में ज़्यादा होंगे, हो सकता है वहाँ 4000 हो, 5000 हो, लेकिन 2300 लोगों ने इसको तकरीबन 3 या 4 घंटे के बाद देखा हुआ था। जस्ट इमेजिन, अब इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए और नैरेटिव में, उनके ऑफ़िशियल चैनल में। वो भी एक है कि लोग ऑफ़िशियल चैनल्स को कम फ़ॉलो करते हैं, ब्लॉग और सफ़ीर को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक डेफ़िनेट एलिमेंट भी है कि पीटीआई ऑफ़िशियल का जो यूट्यूब चैनल है, उसकी एक्सेस को लिमिटेड रखा जाता है। ये एक टेक्निकल इश्यू है। जब आप सर्च करते हैं, जैसे मैं सर्च करके जाता हूँ, तो सर्च करके आप पहुँच सकते हैं, किसी भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको। लेकिन वो आपको पॉपअप नहीं करता आपके सामने, वो आपको नज़र नहीं आता। यानी फॉर इंस्टेंस मैं पीटीआई ऑफ़िशियल जो है, मैं पीटीआई ऑफ़िशियल को रोज़ ही देखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ऑफ़िशियल जो है, वो अक्सर मेरे होम पेज के ऊपर पॉपअप नहीं करता। हालाँकि यूट्यूब के एल्गोरिदम डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि अगर मैंने उसको आज देखा है, तो अगले 1-2 दिन तक उसको मेरे सामने आना चाहिए। यही चीज़ उन तमाम वीलॉग्स जैसे मेरा है, उसके साथ होती है कि वो खुद से पॉपअप नहीं करते। जो लोग बार-बार उसको करते हैं, उनके सामने शायद पॉपअप करता है, लेकिन उनको एक्टिव रिसर्च करनी पड़ती है, बट दैट्स नॉट द मेन इश्यू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें फवाद उनके भाई हैं रऊफ़ हसन के। रऊफ़ हसन साहब ने एक बहुत 2 इंटेलिजेंट चुभते हुए पॉइंट उठाए। पहले उन्होंने यकम मई के हवाले से, मज़दूरों के हवाले से बात की और उन्होंने कंट्रास्ट पेश किया कि किस तरह इमरान खान जेन्युइनली मज़दूरों की वेलफेयर में और एक वेलफेयर स्टेट में बिलीव करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरह का कोई चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं गुज़रा। यानी उन्होंने कहा कि ना सिर्फ़ इसके कि 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपनी एक पिटीशन भेजी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, बल्कि अब जो जवाब आया है पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट से, पेशावर से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, सिंध से, बलूचिस्तान से, वो सारे दुहाई दे रहे हैं और सारे कह रहे हैं कि हमारी हैरेसमेंट होती है। उन्होंने मज़ीद उसमें डिटेल्स और तफ़सीलात भी ऐड कर दी हैं। पेशावर हाई कोर्ट वालों ने ये भी बताया है कि किस तरह से पहले उनको एजेंसियों की तरफ से वार्निंग मिलती है, और अगर उस केस में वो एजेंसी की रिक्वेस्ट या वार्निंग को एक्सीड नहीं करते, उसको मानते नहीं हैं, तो फिर उनको अफ़गानिस्तान से धमकियाँ मिलने लग जाती हैं। जज साहिबान ने ये भी बताया कि उनको ये मैसेजेस दिए जाते हैं कि हमें पता है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपकी बीवी कहाँ शॉपिंग करती है, आपके बच्चे का क्या नाम है, उसकी उम्र क्या है, ये सब चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फोरम में बैठ के काज़ी वक़्त जो है पाकिस्तान का, वो ये कहता रहा कि उनके ज़माने में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। यानी कंप्लेंट्स की सामने भरमार है। हाई कोर्ट्स के जज जो हैं दुहाई दे रहे हैं, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब फरमा रहे हैं कि मेरे होते हुए कंप्लेंट नहीं आई है और मैं तो पिछली तारीख के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ। उल्टा एक नया थॉट आइडिया और पैराडाइम वहाँ पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जब वो कहते हैं कि इंटरफेरेंस सिर्फ़ एजेंसीज़ और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं होती, इंटरफेरेंस तो बार एसोसिएशन से भी होती है, इंटरफेरेंस तो खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में करती है। इन अदर वर्ड्स काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वहाँ पूरी एक स्ट्रगल कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करने के लिए भी और जजों के और जुडिशरी के बयानिए को कमज़ोर करने के लिए, उसको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। ये वो उन्होंने किया है और इसको बहुत उन्होंने रऊफ़ हसन साहब ने इसको बड़ा कंडेम किया। रऊफ़ हसन साहब ने हुदैबिया केस के भी इशारा किया, लंदन फ्लैट्स का भी उन्होंने इशारा किया। उनकी तफ़सीलात में जाए बगैर मैं थोड़ी-सी इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस यहाँ पे ऑफ़र कर दूँ। मैंने कई दफ़ा इसका पहले भी ज़िक्र किया है, लेकिन इन केस किसी ने वीडियो मिस कर दी हो, हर एक बंदा हर वीडियो नहीं देख पाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बार एसोसिएशंस खड़ी हो गईं 2019 में,
جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت کو اور پریزیڈنٹ عارف الوی کو مجبور کیا اور ایک ریفرنس انہوں نے بھیجا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، جو بعد میں نواز شریف عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ اصل میں وہ ریفرنس بالکل صحیح بنیادوں پہ بنا ہوا تھا. جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ ریفرنس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریفرنس کے میٹیریل فیکٹس جو ہیں وہ غلط تھے. اس ریفرنس میں ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے نام 3 لندن کے اپارٹمنٹ تھے. مہنگے نہیں تھے ویسے کوئی بہت بڑے، مطلب 2 ڈھائی لاکھ ڈالر پاؤنڈ کے وہ خریدے گئے تھے چند سال پہلے. لیکن وہ ایک ایسے وقت میں خریدے گئے تھے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جج تھے. پہلے 2009 میں وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ڈائریکٹ ایلیویشن ان کی نواز شریف صاحب نے کروائی تھی اس وقت افتخار چودھری صاحب سے، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہوئے تھے. اور یہ پراپرٹیز جو ہیں انہوں نے کہیں ڈکلیئر ہی نہیں کی تھیں. اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ڈیفینڈ کیا. میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل، سندھ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا خرچہ برچہ کہتے ہیں لوگ کیا، اور یوں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک بہت بڑی ڈیفینس لائن انہوں نے اسٹیبلش کی. اس کو ایبزارب کریں، اس چیز کو سمجھیں کہ نواز شریف نے قاضی فائز عیسیٰ کو اس کیس سے بیل آؤٹ کیا. لیکن یہ کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی. میرا انالیسس اور ڈاٹ کنیکٹنگ یہ ریویل کرتی ہے کہ جب اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے خار میں وہ مارکا، وہ بیٹل پہلی والی جو تھی، وہ نواز شریف جیت گئے، اسٹیبلشمنٹ ہار گئی. یہ بھی بہت ایبزارب کرنے والی بات ہے کہ عمران خان کبھی اس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اسٹرگل ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں کر سکے، جہاں وہ مختلف ایسوسیشنز کو ان کو موبیلائز کرتے. انہوں نے شاید سوچا نہیں، انہوں نے ایسی انویسٹمنٹس نہیں کی ہوئی تھیں. عمران خان پیسے نہیں کھلاتے تھے. یہ حقیقت ہے کہ عمران خان ریاست کے پیسوں کو، پبلک فنڈز کو اپنی ذاتی پالیٹکس کے لیے بالکل بھی استعمال نہیں کرتے تھے. یہ تو میں بالکل آپ کو جس طرح سے میں قسم کھا سکتا ہوں اس کی، میرے پاس اس کی بہت سی انڈرسٹینڈنگ ہے. ظاہر ہے میں ثابت تو نہیں کر سکتا، لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ بہت سی جگہوں کے اوپر جب خرچہ کرنا چاہتے تھے مختلف کازز کے اندر جہاں وہ اپنی پالیٹکس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، عمران خان نے کبھی بھی وہ خرچے کرنے کی، ریاست کے یا ٹیکس پیئر کے پیسے کی اجازت نہیں دی. بہرحال کٹنگ شارٹ، اس ساری کہانی کا ایک دوسرا فیز بھی ہے. دوسرا فیز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی خار میں اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا ایک ریویو فائل کریں گے. جو ڈاکٹر فروغ نسیم جو ہیں، انہوں نے وہ ریویو پریپیئر کیا، وہ ریویو فائل ہوا، لیکن اس کے اوپر کوئی خاص بحث جو ہے وہ نہیں ہو سکی. یہ وہی ریویو ہے جس کو بعد میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی 10 اپریل 2022 کے بعد، اس ریویو کو وڈرا کر لیا گیا تھا، لیکن ریویو وہاں پہ پڑا ہوا تھا. میرا انالیسس یہ ریویل کرتا ہے کہ وہ ریویو اس لیے نہیں چلا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان نواز شریف صاحب نے ایک ڈیل کروا دی 2020 کے ٹائم پیریڈ کے آنورڈز، بیکاز یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے جب نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان تعلقات میں بتدریج بہت زیادہ اضافہ یا بہتری ہو چکی تھی. ذہن میں رکھیے کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب کے اکارڈنگ ٹو مائی ڈاٹ کنیکٹنگ انالیسس کبھی بھی تعلقات کوئی اتنے برے نہیں تھے جتنا کہ پبلک اور میڈیا کو دکھایا گیا. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آپ کو یہاں پہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ڈیل کر کے اپنی جان بچائی، بیکاز انہوں نے اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے اور بار ایسوسیشنز نے جتنے بھی آرگیومنٹس رکھے، دلیل رکھی تھی اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ساری کی ساری بے سود تھیں. وہ صرف ایک پولیٹیکل پریشر تھا جو ان کو نکالنے کے لیے. اصل میں ان کا کیس بہت کمزور تھا، کبھی بھی فیکٹس پہ اس کیس میں بات نہیں ہوئی. اور یہی بات آج رؤوف حسن صاحب نے کہی ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے نواز شریف کی طرح اپنے آپ کو کیس سے نکالا. لیکن یہاں آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اندر سے اسٹیبلشمنٹ سے کتنے گھبراتے ہوں گے، کتنا ڈرتے ہوں گے، اور کتنے وہ کمزور ہیں اس پوری ایکویشن کے اندر. اور ان کو کمزور کر کے وہ پہلے پتہ نہیں کبھی کسی زمانے میں مضبوط تھے یا نہیں، میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں، لیکن اس پوزیشن میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک انتہائی کمزور چیف جسٹس ہیں. ان کو جب آپ کمپیئر کریں گے عمر عطا بندیال سے تو آپ کو ایک آزاد اور طاقتور چیف جسٹس نظر آتا ہے جس کو مختلف ہتھ کنڈوں سے بے دست و پا کیا گیا. لیکن یہاں آپ کو ایک انتہائی کمزور ایز پر انالیسس چیف جسٹس نظر آتا ہے جس کے اندر کسی بھی ایشو پہ، لیگل، کانسٹیٹیوشنل، مورل ایشو پہ سٹینڈ لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ اس کو سمجھ سکیں. اچھا، اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بگر پکچر، ابو ذر سلمان نیازی نے بڑی اچھی باتیں کی لیکن بہت زیادہ مونٹیسکو اور مختلف گریک فلسفی کے اندر چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست کن بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے اور کیسے ان بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. اب میں آتا ہوں جو میں نے شروع میں آپ کو اگزامپل دی کہ آپ ایک بگر پکچر دیکھتے ہیں، آپ ایک بڑی اسکرین دیکھتے ہیں، اس کے اندر 100 قسم کی چھوٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں نے ابھی 3-4 دریچے آپ کے سامنے کھولے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بگر پکچر رکھتا ہوں. بگر پکچر رکھنے سے پہلے مجھے 2 چھوٹے چھوٹے انسٹانسز آپ کے سامنے نریٹ کرنے دیں جو بگر پکچر کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتے ہیں. امریکہ کے ایک انڈر سیکرٹری
तमाम पाकिस्तानी अखबारात में ये चीज़ आई है, शायद आपके नॉलेज में हो, कि जॉन बास उनका नाम था, अंडर सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ने पाकिस्तान को विज़िट किया। पहले वो कतर आए, कतर के बाद 2 दिन के लिए मंडे, ट्यूसडे उन्होंने पाकिस्तान में गुज़ारा। ट्यूसडे की रात को या वेडनेसडे की मॉर्निंग को वो पाकिस्तान से निकल के अल्लाह खैर करके वहाँ से चले गए। वो अंडर सेक्रेटरी। अब ज़हन में रखें कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को हेड करता है सेक्रेटरी, जो टोनी ब्लिंकन है। सेक्रेटरी इक्वल होता है पाकिस्तान के मिनिस्टर के। यानी आपका अगर वज़ीर ख़ारजा है, तो उसका इक्विवेलेंट जो है वो टोनी ब्लिंकन, यानी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब हैं, तो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो टोनी ब्लिंकन है, एंटनी ब्लिंकन। ठीक होगी बात? अब जो सेक्रेटरी है उसके नीचे जो फ़ौरी तौर पे बंदा होता है, वो होता है डेप्यूटी सेक्रेटरी। डेप्यूटी सेक्रेटरी हो गया उनका सेकंड इन नायब वज़ीर ख़ारजा या व्हाटएवर, या जिसको आप पाकिस्तान में स्टेट मिनिस्टर कहते हैं। और तीसरा जो उसके नीचे होता है, उसको अंडर सेक्रेटरी कहते हैं। अंडर सेक्रेटरी के बाद चौथा जो होता है, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता है। पाकिस्तान में स्टेट डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसके तीसरे दर्जे का बंदा पहली दफ़ा मुलाकात करने के लिए आया है, जब से ये गवर्नमेंट कायम हुई है। अभी तक कोई डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह नहीं आया। अब इसके साथ ही आप देखें, एक और दरीचा मैं खोलता हूँ आपके लिए। आप तस्वीरें छपी हैं पाकिस्तान के अखबारों में कि बरतानिया के आर्मी चीफ जो हैं, जनरल सर पैट्रिक जो हैं, जनरल सर पैट्रिक जो है वो इस वक्त रावलपिंडी में है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो बड़े एक ओबीडियंटली और बड़े रिस्पेक्टफुली जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ बैठे हैं। और ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें जनरल आसिम मुनीर बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और सर पैट्रिक बहुत रिस्पेक्टफुली उनके सामने जनरल साहब बैठे हुए हैं। ना सिर्फ ये कि जनरल सर पैट्रिक आए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कर्टसी कॉल करने के लिए, उनको मिलने के लिए, बल्कि अपने सीजीएस जो नॉमिनेटेड हैं, जनरल कर्क डगलस जो हैं, जिनका नाम है रोलैंड वॉकर जो हैं, उनको भी साथ लेके आए हैं। आप लेवल देखें कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और हुकूमत का लेवल क्या है। अच्छा हाँ, साथ एक चीज़ और ऐड कर दूँ तो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, जो इस पूरे रीजन को डील करती है, उसके जो सेंटकॉम के हेड हैं, इस वक्त माइकल खुरेला हैं, पहले कोई और थे। वो साल में कम से कम 3 दफ़ा पाकिस्तान विज़िट करते हैं, 2 तो रूटीन ही है कि मतलब वो आते हैं, फिर जीएचक्यू विज़िट करते हैं, आके वो कॉल अपॉन करते हैं, मिलते हैं। आप ये नोट करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे जो प्रोटोकॉल है बरतानिया और अमेरिका का, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। पाकिस्तान की सिविल, कभी आपने सुना है ये बात? आपने सुनी नहीं होगी, इस तरह से कंपैरिजन ही नहीं आपने देखा। जबकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और सिविलियन हुकूमत जो है इलेक्टेड, उस साइड पे बरतानिया और अमेरिका जो है, उसका लेवल ऑफ इंटरेक्शन देखें किस किस्म का है, कि उनका तीसरे दर्जे का या चौथे दर्जे का बंदा पाकिस्तान आता है। जबकि मिलिट्री के लेवल में उनके आर्मी चीफ, उनके सेंटकॉम के हेड जो हैं, जो टॉप के हैं, वो आते हैं, या सीआईए का डायरेक्टर जो है वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान की आर्मी से मुलाकात करता है। यहाँ आपको समझ आता है कि पूरी जो इक्वेशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड मगरब जो है, उसकी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या उसका ढांचा क्या है, और पाकिस्तान को किस तरह से आप डील करते हैं। ठीक, अब इस चीज़ पे बात ज़रूर कि आगे बड़ी मुश्किल एक चीज़ है। मुश्किल चीज़ ये है, मुझे शक ये है, मेरा एनालिसिस ये रिवील करता है कि इमरान खान ने कभी इस इक्वेशन को ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया। बहुत सी और चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई, जैसे उन्होंने माना है, और ये इमरान खान की ग्रेटनेस है कि वो अपनी गलतियाँ या अपनी कमियों को या अपने डेफ़िसिट्स को उन्होंने बड़ा खुल के माना है। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, मुझे नहीं नज़र आता कोई बड़ा डिसीज़न मेकर, जिसने इतने खुल के, इतनी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी के साथ फ़राग़ दिलाना तरीक़े से उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था, या मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। फ़ॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जनरल्स जो हैं, उनके लिए करप्शन मैटर नहीं करती। मैं ये समझता था कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, उनकी ऑप्शंस नहीं है। इमरान खान की सारी पॉलिटिक्स जो थी, पॉलिटिक्स ऑफ डिफाइंस एंड रेजिस्टेंस, वो इस बुनियाद और इस असम्पशन के ऊपर खड़ी हुई थी। ठीक है? सो ये अब ख़ैर इसका उनको मानना नहीं चाहिए, उनको इसका नहीं समझ आए। इन कंट्रास्ट अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरे पाकिस्तान के 2 मशहूर बड़े पॉलिटिशियन हैं, जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी, और इसी तरह से नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, उनको बहुत पहले इस इक्वेशन की समझ आ गई थी। 1999 में जब नवाज़ शरीफ का हेड ऑन कोलिशन हुआ जनरल मुशर्रफ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो भी नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा कुंडी हिलाने की कोशिश की वाशिंगटन में। उसका आपको पता है, वो ब्लेयर हाउस जब वो पहुँचे, वहाँ से उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। जब वो 2020 में जेल से निकले, तो उससे पहले वो प्रेसिडेंट क्लिंटन के ऊपर बड़ी ठीक-ठाक, मुझे बड़ी डिटेल्स उसकी पता है, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। वो प्रेसिडेंट क्लिंटन के ऊपर ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हुए थे। प्रेसिडेंट क्लिंटन के दिल में अपना घर बना चुके हुए थे। उनका उसको ठीक तरह से अंदाज़ा था, जब वो यहाँ पर आए थे, मेरा ख़्याल है 98-99 में उन्होंने अमेरिका का विज़िट किया, तो उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन को और उनकी ख़ानदान को बड़ा खुश कर दिया था, एट द एक्सपेंस ऑफ द पाकिस्तानी टैक्स पेयर। ठीक? और जब उनको जेल से रिहाई मिली, तो प्रेसिडेंट क्लिंटन चूँकि ऑब्लाइज थे, तो उन्होंने उसमें बड़ा रोल प्ले किया, और वो वहाँ से निकल के सऊदी अरब के सरूर पैलेस में चले गए। इसी तरह से नवाज़ शरीफ साहब जब 2007 में वापस पाकिस्तान आए, तो उन्होंने सऊदी एक्सेस को इस्तेमाल किया,
اور 2013 کے بعد جب ان کو لگتا تھا کہ ملٹری ڈومینیشن کا انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، تو انہوں نے ہندوستان کو جب لیوریج کیا اس کے 2 اینگل سے، ایک وہ ہندوستان کو لیوریج کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی پالیٹکس میں کمزور کرنا چاہتے تھے، دوسرا وہ ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ امریکہ اور برطانیہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کو انگیج کریں، تو اس سے ان کو امریکہ اور برطانیہ کی خوشنودی بھی حاصل ان کو کرنی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب 1996 میں 1986 میں پاکستان واپس تشریف لائیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد، تو امریکہ کے ساتھ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اکثر لوگ کوئی مجھ پہ اعتراض یعنی ڈس ایگری نہیں کریں گے مجھ سے، تو محترمہ بینظیر بھٹو ایک سمجھوتا کر کے آئیں اور جنرل ضیاء الحق اور ان کے درمیان میں ایک ڈیل کروائی گئی جس میں ان کے نو گو ایریاز ڈیسائیڈ ہو گئے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی، اور جب بعد میں ان کو پاور ملی جنرل ضیاء کے منظر عام سے ہٹا دیے جانے کے بعد، تو بینظیر بھٹو اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی مرزا اسلم بیگ کے درمیان کہ وہ کیا کیا چیزیں نہیں کریں گی، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو سارا ریڈیفائن کیا، اس کا لیفٹ کا پورا ونگ جو تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اس سٹیج کے اوپر ختم کر دیا۔ نواز شریف صاحب کی اپنی کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی ایکسٹرنل پاورز کے حوالے سے۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب 2007 میں دوبارہ انہوں نے مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کی، تو اس سے پہلے وہ امریکہ کے اندر اپنے لابسٹ کے ذریعے بہت زیادہ محنت کر چکی تھیں۔ آصف علی زرداری بھی جب امریکہ میں رہے تو وہاں بھی انہوں نے امریکہ کے اداروں کے ساتھ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن انالیسس خاصے بہتر روابط جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ جو پاکستان کی پالیٹکس میں اپنا رول لے رہے ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ پاکستان سوورن اسٹیٹ نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، یا عمران خان نے پاکستان کو سوورن بنانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے شک ہے کہ عمران خان نے کو ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں تھا۔ آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر سوورن آپ یہ کہنے سے کہ شیکلز آف سلیوری سے تو آپ سوورن نہیں بن جاتے، پاکستان کی سوورینٹی میں اضافہ کرنے کے لیے عمران خان کو بہت سے اسٹیپ اٹھانے تھے، اور اسی پورے کانٹیکس کے اندر ان کو ایک کام کرنا تھا بہت سا، وہ انہوں نے کوئی کیا نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا شاید کہ پاکستان سوورن ہے، اور ابھی جو ہم بہت سے مسائل دیکھ رہے ہیں اس کی بگر پکچر یہی ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سی بحث کر لیں۔ آئی لک فارورڈ ٹو ریڈ یور کامنٹس۔ تھینک یو۔